वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा चौथा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम दिसंबर महीने के इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया ITU ज्वाइंट साइबर ड्रिल 2021 के बारे में है। डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के साथ मिलकर इस ज्वाइंट साइबर ड्रिल को कमेंस किया। यहां पर देखिए साइबर ड्रिल, इससे समझ में आ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी से संबंधित कुछ हुआ होगा। ड्रिल में क्या होता है, हम आपस में कुछ एक्टिविटी करते हैं जिसमें कोऑपरेशन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में कोऑपरेशन को एनहेंस करने की बात की गई। जो ITU है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका काम ये होता है कि ऐसी जो भी कंट्रीज जो इसके मेंबर्स हैं वो वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी रेडीनेस, प्रोटेक्शन, इंसिडेंट रिस्पांस कैपेबिलिटी इन्हें इन्हेंस करें, और इसके लिए वो साइबर ड्रिल करते हैं, यानी कि एक्टिविटीज़ करते हैं। यहाँ पे जो इंडिया ITU साइबर ड्रिल हुई है उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इंडिया में जो क्रिटिकल नेटवर्क इंफ्रा ऑपरेटर्स हैं, जो बहुत ही सेंसिटिव नेटवर्क्स ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी साइबर सिक्योरिटी बढ़िया रहे, खतरा ना रहे। इस ड्रिल में साइबर अटैक या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंसिडेंट या बाकी जो डिस्क्रिप्शंस होते हैं उन्हें सिमुलेट किया जाता है। मतलब जानबूझ के किसी सिस्टम को हैक कर लेना, किसी सिस्टम में डिसरप्शन क्रिएट कर देना और फिर देखना कि वो ऑर्गेनाइजेशन उसे कैसे हैंडल कर रहा है। अगर वो हैंडल नहीं कर पाया तो वो कैसे हैंडल करे वो उसे बताना। सिग्निफिकेंस, ऐसी ड्रिल अवेयरनेस फैलाने की भी काम आती हैं और जो एजेंसीज हैं इसके माध्यम से वो खुद को और बेहतर तरीके से तैयार कर पाते हैं। इस संबंध में एक और एडिशनल जानकारी है जो कि सिडनी डायलॉग के बारे में है। सिडनी डायलॉग ये इनिशिएटिव है एक इंस्टीट्यूट का। उस इंस्टीट्यूट का नाम है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट। ये हर साल साइबर और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के संबंध में एक समिट रखते हैं जहां पे डिजिटल डोमेन में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसे डिस्कस किया जाता है। फर्दर एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स भी जारी किया जाता है ITU के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, जहां पे ये दिखाते हैं कि ग्लोबल लेवल पे कौन सी कंट्री साइबर थ्रेट्स को हैंडल करने में कितनी बेहतर तरीके से काम कर रही है। इंडिया को इसमें 10th रैंक दी गई थी। ITU है क्या? ITU यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 1865 में इसे बनाया गया था। समझ में आ रहा है, बहुत ही पुरानी एंटिटी है। जब इसे बनाया गया था तो इसका नाम इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन था, और ये दुनिया के कुछ पुराने ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है जो आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। वर्तमान में 193 मेंबर स्टेट्स इसका हिस्सा हैं। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है तेजस 2 के बारे में। हार्ड वर्क बीट्स डेस्टिनी, ये प्रीलिम्स का एक क्रैश कोर्स है जो 2022 के प्रीलिम्स को टारगेट करता है। इसकी एक बैच खत्म हो चुकी है, ये नेक्स्ट बैच है जिसमें आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। इसमें 250 से अधिक घंटों में आपका पूरा कोर्स कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स का 15 GS के और 4 CSAT के फुल लेंथ टेस्ट होंगे। वीकेंड में डाउट सेशंस होंगे। NCERT के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करवाए जाएंगे और CSAT के लेक्चर्स आपको इस पूरी सीरीज में फ्री मिल जाएंगे। अगर आप इसके बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आपको कॉल करना होगा 7007931912 पे, या फिर आप मेल कर सकते हैं info@ondias.com पे। बाकी कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको video.ondias.in पे जाना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल G20 ट्रोइका के बारे में है। इंडिया ने भी G20 ट्रोइका को ज्वाइन कर लिया है। इससे ये समझ में आ गया कि अगली जो प्रेसिडेंसी होगी G20 की वो इंडिया के पास होगी। अब भला ये ट्रोइका क्या है? ट्रोइका नाम से लग रहा है जैसे कुछ तीन हो। एग्जैक्टली, ट्रोइका में G20 के 3 देश होते हैं। अब भला ट्रोइका में G20 के कौन से 3 देश होते हैं? ये उन 3 देशों की ग्रुपिंग होती है जिनमें से एक ने पहले प्रेसिडेंसी ली थी, एक के पास अभी है और एक जिसे आगे मिलेगी। तो इन 3 कंट्रीज का ये ग्रुप होता है ताकि ये देश आपस में कोऑर्डिनेट कर सके। पहले जो पॉलिसी थी वो क्या थी, वर्तमान में जो चल रही है वो क्या है और आगे क्या होनी चाहिए, ये आपस में कोऑपरेट करके बढ़िया काम कर सकते हैं। है ना इनोवेटिव आइडिया? जो ट्रोइका के मेंबर्स हैं वर्तमान में, वो अब इंडिया बन गया है क्योंकि इंडिया को नेक्स्ट प्रेसिडेंसी मिलने वाली है। वर्तमान में जो प्रेसिडेंसी है वो इंडोनेशिया के पास है और इसके पहले G20 की प्रेसिडेंसी इटली के पास हुआ करती थी, ताकि ये लोग G20 का एजेंडा बढ़िया से कंटिन्यू कर सकें। इसीलिए ये ग्रुपिंग तैयार की जाती है। G20 प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया ने इटली से ली। 2022 के अक्टूबर में वो G20 की जो समिट्स हैं वो कन्वीन करेंगे, जहां पर रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर ये थीम होगी। फर्दर 1 दिसंबर 2022 से प्रेसिडेंसी इंडिया को मिल जाएगी इंडोनेशिया से, और 2023 में जो G20 की समिट होगी वो इंडिया कन्वीन करेगा, और ये इंडिया पहली बार करेगा। G20 इनफॉर्मल ग्रुप है 19 देशों का और एक यूरोपियन यूनियन का, तो टोटल मिला के 20 हो जाते हैं। फर्दर इसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं। इसका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है।
1999 में इसे बनाया गया था। तब इनिशियली जो देशों के 20 देशों के या 19 देशों के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स या सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स थे वो आपस में कोऑर्डिनेट करते थे। बाद में इसमें अपर लेवल की मीटिंग्स भी होने लगी। वर्तमान में कौन से देश हैं जो इसका हिस्सा हैं? देशों के नाम मैं आपके लिए बोलता हूं। आप G20 में चूंकि 20 या 19 देश एक EU है तो आपको याद होना चाहिए। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स और EU। ये 20 मेंबर्स हैं इसके। क्यों इंपॉर्टेंट है ये ग्रुप? क्योंकि ये दुनिया की 2/3 आबादी कवर करता है। 85% ग्लोबल GDP कवर करता है, 80% ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कवर करता है और 75% ग्लोबल ट्रेड कवर करता है। ये देश काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये ग्रुपिंग भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पॉलिसी कोऑर्डिनेशन हो इन 20 देशों के बीच में, जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस हैं वो बढ़िया से वर्क करें और हम एक बढ़िया और नया इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर तैयार कर पाएं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल गेटवे प्लान के बारे में है। यूरोपियन कमीशन ने भी अनाउंस किया है एक बहुत ही बड़ा प्लान, नाम दिया गया है ग्लोबल गेटवे प्लान। ये किस प्रकार का प्लान है? ये इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है। मतलब इसके जरिए दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। इंफ्रा प्लान, ऐसा ही कुछ प्लान तो चाइना के पास भी है, जिसे हम पॉपुलरली BRI बोलते हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यद्यपि इस प्लान में चाइना को कहीं मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि ग्लोबल गेटवे प्लान EU का एक रिस्पॉन्स है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए, जहां पर वो चाइना को काउंटर करेंगे दुनिया भर में इंफ्रा को डेवलप करके। कितना पैसा खर्च करने वाला है EU इसके लिए? 300 बिलियन यूरो खर्च किए जाएंगे, लगभग 340 बिलियन डॉलर, जिसके जरिए दुनिया भर में हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे EU के द्वारा। डिजिटल और क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स भी रन किए जाएंगे। ये पैसे 2027 तक खर्च किए जाएंगे। इसके जरिए हेल्थ, एजुकेशन और रिसर्च सिस्टम को भी पूरी दुनिया में बेहतर किया जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट होगा उसे ऐसे प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा जिनमें हमें देखने को मिलेगा हाई स्टैंडर्ड, गुड गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी। एट द सेम टाइम इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो प्रोजेक्ट्स रन किए जाएं वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल भी हों। इसका मतलब कि ऐसा ना हो कि वो लॉस वाले प्रोजेक्ट हों, मतलब उनमें फायदा भी हो। इसके आगे इसे इंप्लीमेंट करने के लिए टीम यूरोप अप्रोच अपनाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक इंस्टीट्यूशन है जो सारी फंडिंग कर देगा। EU की जो फंडिंग है उसके अलावा जो मेंबर स्टेट्स हैं, यूरोपियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, सभी लोग इसके लिए फंड करेंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। जो फंडिंग होगी उसे यूरोपियन फंड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस का भी जो फंड है उसे इस प्रोजेक्ट में यूज किया जाएगा। ये एक हिस्सा है B3W प्रोजेक्ट का। मतलब ग्लोबल गेटवे प्लान B3W प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो ये B3W क्या है? B3 जिसमें 3 B होंगे, उसमें पहला B है बिल्ड, दूसरा है बैक और तीसरा है बेटर। ये है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, W फॉर वर्ल्ड। ये इनिशिएटिव 2021 के जून में लाया गया था G7 कंट्रीज के द्वारा। कोविड की वजह से सिचुएशन काफी खराब हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हुई, उसके बाद ही G7 कंट्रीज लेकर आए थे B3W। मतलब हम दुनिया को और बेहतर तरीके से रिबिल्ड करेंगे। उसी का हिस्सा है ग्लोबल गेटवे प्लान। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में है। इस ऑफिस के हाई कमिश्नर ने एक स्टेटमेंट दिया जहां पे उन्होंने ये कहा कि खुर्रम परवेज की जो गिरफ्तारी है वो ह्यूमन राइट का वायलेशन है। मैं आपको बता दूं कि इन इंडिविजुअल के ऊपर आरोप है टेरर फंडिंग और कॉन्स्पिरेसी का। यहां पर इंडिया ने हाई कमिश्नर के इस स्टेटमेंट को सख्ती से नकारा है और उसकी आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि ऑफिस जो टेररिस्ट ग्रुप हैं उन्हें आर्म्ड ग्रुप की तरह मेंशन करता है। यह उनकी बायसनेस को शो करता है कि वो उन्हें क्लियर कट तरीके से टेररिस्ट कहने से कतरा रहे हैं। बात करते हैं इस ऑफिस के बारे में। ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट, इसे आम बोलचाल की भाषा में या कॉमनली ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट कहा जाता है। ह्यूमन राइट ऑफिस है, 1993 में स्टैब्लिश किया गया था। यह यूनाइटेड नेशंस का काइंड ऑफ सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट है। मैंडेट है दुनिया भर में ह्यूमन राइट को प्रिजर्व करना, 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को फॉलो करते हुए। ये टेक्निकल एक्सपर्टीज और कैपेसिटी डेवलपमेंट करते हैं ऐसे सभी रीजन का जहां पर ह्यूमन राइट प्रिजर्व करना है, वहां के लिए स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं। सेक्रेटेरिएट है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, OHCHR। इसे हेड किया जाता है हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट के द्वारा, जिन्होंने अभी ये स्टेटमेंट दिया था। इसे 2/3 फंडिंग मिलती है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के माध्यम से और 1/3 कंट्री जो फंडिंग है वो यूनाइटेड नेशंस के जनरल बजट से मिलती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल G7 ग्रुप के बारे में है, समिट के बारे में है। G7 ग्रुप की बेसिकली हम बात कर रहे हैं।
देखिए, रशिया ने यूक्रेन के बॉर्डर पे अपनी आर्मी को गैदर कर रखा है। क्या कारण हो सकता है? देखिए, रशिया ने इसके पहले 2014 में हमला करके यूक्रेन के ऊपर क्रीमिया कब्जा लिया था, हम सभी को पता है। अभी ये संभावना चल रही थी कि यूक्रेन को ये जो यूरोपियन कंट्रीज है वो नाटो का हिस्सा बनाने वाले हैं। अगर वो नाटो का हिस्सा बन जाता तो रशिया को डर था कि जो मिसाइल्स वगैरह हैं यूरोपियन कंट्रीज की वो रशिया के एकदम नजदीक में इंस्टॉल कर दी जाएंगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं ये दबाव बनाने के लिए है ताकि यूक्रेन को नाटो की मेंबरशिप ना मिले। उन्होंने लगभग 1 लाख सैनिक तोप और टैंक्स के साथ इंस्टॉल कर रखे हैं, वहां पे इकट्ठा कर रखे हैं यूक्रेन के बॉर्डर के पास। और यूएसए कह रहा है कि जनवरी तक ये संख्या 1,75,000 के आसपास हो जाएगी, जो कि चिंता की बात है। तो G7 ने कहा है कि हम एकजुट होकर रशियन एग्रेशन के खिलाफ खड़े होंगे। G7 की बात करते हैं। G7 पहले G8 हुआ करता था, 1975 में इसे बनाया गया था। यह काम यह था कि जो दुनिया भर की इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं वो इकट्ठा हों और बढ़िया डेवलपमेंट हो, उसके बारे में बातचीत हो। जब इसकी शुरुआत की गई थी तो 7 देश इकट्ठा हुए थे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। तो ये 7 देश एक साथ आए। बाद में क्या हुआ, मेजर पर्पस यही था कि हाँ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज को डिस्कस किया जाए। ये कई ऐसे मुद्दों को भी डिस्कस करते हैं जिनका इकोनॉमी से कुछ भी लेना देना हो। G7 को 1998 में G8 बनाया गया जब रशिया की एंट्री हुई। लेकिन जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला करके क्रीमिया को कब्जाया तो 2014 में अगेन रशिया को बाहर कर दिया गया और G8 एक बार फिर से G7 बन गया 2014 के बाद। अब आइए बात करते हैं अनक्लॉज के बारे में। अभी देखिए, हाल ही में इंडिया ने रिमाइंड किया है कि वो कमिटेड है ताकि फ्री, ओपन और रूल बेस्ड ऑर्डर मेंटेन किया जाए। कहां पर? मरीन एरियाज में या फिर ऐसे एरियाज में जहां पर नेविगेशन किया जाता है, वहां पर इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया जाए और किसी भी प्रकार के कोर्शन यानी कि धमकी से जो भी एंटिटीज हैं या फिर इन्वॉल्व पार्टीज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो निडर रहें। ऐसा जो इंडिया ने अपना कमिटमेंट शो किया है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया कि हम अनक्लॉज को पूरी तरीके से समर्थन देते हैं। क्या है अनक्लॉज? अनक्लॉज एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जहां पर दुनिया भर के देश एक साथ आए थे। 1982 में इसे साइन किया गया और उसके बाद 1994 में इफेक्टिव हुआ। क्यों इकट्ठा हुए लोग? देखिए, इसके पहले होता यह था कि जो भी इंटरनेशनल मरीन बॉडी है वहां पर मूवमेंट किस प्रकार से रेगुलेट किया जाए, वहां पर जो रिसोर्सेस है उन्हें कैसे मैनेज किया जाए, इसको लेकर 4 जिनेवा कन्वेंशन हुआ करते थे जिन्हें अप्रैल 1958 में साइन करवाया गया था। उसके बेसिस पे ही पूरा रूल बेस्ड ऑर्डर चला करता था जो बहुत इफेक्टिव नहीं था। तो फिर अनक्लॉज लाया गया 1982 में, जिसके माध्यम से टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, हाई सी, यहाँ पर जो फिशिंग और कंजर्वेशन है उसे इंश्योर करने के प्रावधान किए गए। अब ये सब क्या होते हैं, निश्चित तौर पर मैं आपको इसे अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो कन्वेंशन है ये एक लीगल फ्रेमवर्क की तरह वर्क करने लगा जहां पर हम मरीन और मैरीटाइम एक्टिविटीज को रेगुलेट करने लगे। काइंड ऑफ ये लॉ ऑफ द सी है, इसे लॉ ऑफ द सी बोलते भी हैं, यानी कि समंदर का कानून। समंदर में कौन सी एक्टिविटी कैसे होगी वो अनक्लॉज से डिसाइड करता है। इस कानून के तहत जो मरीन एरियाज हैं उन्हें 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है इंटरनल वाटर्स, दूसरा टेरिटोरियल सी, तीसरा कंटिन्यूअस जोन, चौथा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और पांचवा हाई सीज। कौन सा एरिया क्या होता है या किस रीजन तक होता है मैं आपको इसे दिखा देता हूं। आप इस इमेज को देखिए। जब भी कोई कंट्री अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री को एंड करता है और वाटर बॉडी स्टार्ट होती है तो कुछ हिस्सा होता है जो कहीं ना कहीं उथले पानी के रूप में जो टेरिटरी है उसके अंदर आया रहता है या फिर आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है, उसे कहा जाता है इंटरनल वाटर, जो कि जमीन के काफी नजदीक होता है। तो इंटरनल वाटर के आगे 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है इसे कहा जाता है टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी के जब आगे आप जाते हैं 12 और नॉटिकल माइल तो उसे कहा जाता है कंटिन्यूअस जोन, और उसके बाद का जो एरिया होता है उसे कहा जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ध्यान दीजिएगा कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है वो 200 नॉटिकल माइल तक फैला होता है समंदर में, लेकिन ये 200 नॉटिकल माइल स्टार्ट होता है टेरिटोरियल सी के बाद, यानी कि जो कॉन्टिन्यूअस जोन है वो EEZ का ही हिस्सा होता है जो 12 नॉटिकल माइल होता है, और 200 नॉटिकल माइल के बाद जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट है उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हाई सी। तो ये 5 हिस्से बताए गए हैं मरीन बॉडी के अनक्लॉज के तहत। ये हमने देख लिया। अनक्लॉज एकमात्र इंटरनेशनल कन्वेंशन है जहां पर हम प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जिसके माध्यम से मैरीटाइम स्पेस यानी कि समंदर को सही तरीके से रेगुलेट किया जाता है। फर्दर ये एक लीगल स्टेटस भी देता है जो वेरियस मैरीटाइम जोन्स हैं उनको, कि कौन सा हिस्सा किस नाम से पुकारा जाएगा और किस हिस्से में किसी भी देश के क्या अधिकार होंगे। जो कन्वेंशन है इसके तहत 3 नए इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए गए। पहला है इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, दूसरा इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी और तीसरा
कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये 3 बॉडीज बनाई गई। बात करते हैं कि इंडिया ने मैरीटाइम इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए क्या क्या किया है। देखिए, इंडिया ने सबसे पहले तो एक इनिशिएटिव लिया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जिसे शॉर्टकट में कहा जाता है सागर। इसके तहत इंडिया जो आसपास के इंडियन ओशन की कंट्रीज हैं या मरीन नेशंस हैं जो समंदर के किनारे हैं, उनके साथ कोऑपरेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। फर्दर इंडिया मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट भी करता है। किसका? नेवल शिप्स का। क्यों करता है? ताकि हम मैरीटाइम डोमेन में अवेयरनेस फैला सकें। जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, कोई खतरा ना हो, पायरेसी वगैरह का अक्सर खतरा रहता है, तो उसको लेकर सिक्योरिटी को प्रमोट करना। फर्दर अगर कोई और कंटिजेंसी, कई बार ऑयल स्पिल हो जाती है, कोई और खतरा पैदा हो जाता है, तो उस दौरान भी इंडिया सबसे आगे पहुंच जाता है मदद के लिए। इन एडिशन इंडिया ने खुद को प्रोएक्टिवली इंगेज किया है जो रीजनल या एक्स्ट्रा रीजनल मैरीटाइम फोर्सेस हैं उनके साथ। हम अक्सर मल्टीलैटरल एक्सरसाइज करते रहते हैं, ज्वाइंट सर्विलांस करते हैं, देख रेख करते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल्स होते हैं, हम उनके साथ देख रेख करते हैं जो भी रीजन है मैरीटाइम एरियाज के, ताकि हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। ये सारे काम इंडिया अपनी ओर से करता है मैरीटाइम सेफगार्ड के लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में है। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन आया क्लाइमेट चेंज को लेकर, जिसको इंडिया ने अगेंस्ट में वोट किया। रशिया ने इस पर वीटो लगा दिया और चाइना ने इस पर वोट नहीं किया, एब्सटेन किया। अब बड़ा अजीब है ना, क्लाइमेट चेंज को लेकर इंडिया कितना कंसर्न रहता है और फिर भी क्लाइमेट चेंज के किसी इश्यू पर हम अगेंस्ट में वोटिंग कर रहे हैं। बिकॉज ये जो क्लाइमेट चेंज का पूरा रेजोल्यूशन था वो इंडिया के अगेंस्ट में था, या फिर कह लीजिए कि कोई भी ऐसा देश जो डेवलपमेंटल पर्पज से अभी भी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज कर रहा है उनके खिलाफ था। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने इनफ रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट कर लिए हैं अर्थ के, और जो पोल्यूशन फैलाना था फैला दिया है। राइट नाउ इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो उन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का जो यूज कर रहे हैं उनको रोकने के लिए कई सारे प्रयास होते हैं, लेकिन इसको कंपनसेट करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड या फिर डेवलप्ड कंट्रीज कुछ भी नहीं करते। ऐसा ही एक प्रावधान था जिसके तहत जो क्लाइमेट चेंज है उसे इंटरनेशनल थ्रेट के रूप में रिकॉग्नाइज करने की बात की जा रही थी, जिसके बाद निश्चित तौर पर इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते, दैट टू विदाउट एनी कंपनसेशन, जिसका इंडिया ने सख्ती से विरोध किया। यूनाइटेड नेशंस चार्टर में 6 मेन ऑर्गन्स हैं, जिसका एक हिस्सा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी है। कौन से हैं 6 ऑर्गन्स? एक तो हो गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दूसरा जनरल असेंबली, तीसरा सेक्रेटेरिएट, चौथा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पांचवां इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और छठा ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी काम नहीं करता। इसका काम यह था कि कोई देश जो किसी कॉलोनियल रूल में हुआ करता था, अब वो आज़ाद हुआ, तो जब तक वो अपनी कमान पूरी तरीके से संभाल न ले तब तक ट्रस्टीशिप काउंसिल उसे एक ट्रस्टी के तौर पे देखता था, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था, गवर्नेंस बेहतर करता था और फिर वहाँ के लोगों को सौंप देता था। तो अब तो कोई ऐसा देश बचा नहीं है, इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम भी खत्म हो गया है। वर्तमान में इसके 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर भी है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। 5 मेंबर्स जो परमानेंट हैं 2000, यूएस, यूके, रशिया, चाइना और फ्रांस। यहाँ पर 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 2 साल का होता है, मतलब कि 1 साल में 5 कंट्रीज को नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में चुना जाता है और ये इलेक्शंस हर साल होते हैं 5 देशों के लिए। यह हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स के न्यूयॉर्क में। प्रेसिडेंसी देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हर महीने बदलती रहती है अल्फाबेटिकली, जो 15 मेंबर स्टेट्स होंगे उनके बीच में। यूएनएससी ये एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बाइंडिंग डिसीजंस ले सकता है। इन्होंने जो भी रेजोल्यूशन पास किए हैं वो मेंबर स्टेट्स को फॉलो करने ही होते हैं, तो काफी पावरफुल संस्था है ये यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म की लंबे समय से बात चल रही है। सन 2005 में 4 देशों का एक ग्रुप तैयार हुआ, ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान, जिसे G4 नेशन का दर्जा दिया गया। इन्होंने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सपेंशन की डिमांड रखी, इंक्लूडिंग वीटो पावर। इसके अलावा इसको अपोज करने के लिए, इन 4 देशों के इस ग्रुप को अपोज करने के लिए एक और ग्रुप तैयार हुआ। इस ग्रुप का नाम है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, शॉर्टकट में इसे कॉफी क्लब कहते हैं। इनका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि इनको वीटो पावर मिले, इनका उद्देश्य बस ये है कि ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान को वीटो पावर या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ना मिले, तो ये अपोज करने के लिए आए हैं। इसे 1995 में बनाया गया था। अब चूंकि इंडिया डिमांड कर रहा है तो एक देश का अपोजिशन ग्रुप में होना स्वाभाविक है, एंड दैट इज पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान अकेला एक ऐसा देश नहीं है इसमें, रेदर पाकिस्तान इसे लीड भी नहीं करता, इसे लीड करता है इटली।
इटली के अलावा इसमें स्पेन, माल्टा, सैन मैरिनो, पाकिस्तान तो है ही, साउथ कोरिया, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया और टर्की भी हैं। तो ये बातें यूएनएससी के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल मैरिज की मिनिमम एज के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में एक प्रस्ताव रखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु, उनकी जो लीगल एज है मैरिज की न्यूनतम, उसे बढ़ाकर 18 से 21 वर्ष कर दिया जाए, बिल्कुल उतनी ही जितनी की पुरुषों की है। हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 के तहत किसी भी महिला को विवाह करने के लिए कम से कम उसकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, जबकि पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। इस्लाम में देखिए, कोई भी ऐसी बच्ची जिसने प्यूबर्टी अटेन कर ली हो, जो सेक्सुअली मैच्योर हो, उसकी विवाह की अनुमति दे दी गई है। स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, इसमें महिलाओं की न्यूनतम उम्र आयु की विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष बताई गई है। अगर हम इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो हमें इन दोनों कानूनों में परिवर्तन लाना होगा। ये जो रिकमेंडेशन है कि महिलाओं की न्यूनतम उम्र विवाह की 21 वर्ष की जाए, ये रिकमेंडेशन दी गई है जय जेटली कमेटी के द्वारा। आई रिपीट, जय जेटली कमेटी ने इस रिकमेंडेशन को कन्वे किया है। यहाँ पे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आपको मिलेगा। कई सारे देशों में कंपैरिजन किया गया है कि वहाँ पे लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है। चाइना में महिला की उम्र कम से कम 20 साल और पुरुष की 22 साल होनी चाहिए विवाह के लिए। बांग्लादेश और इंडिया में 18-21 का रेशियो है। जापान में 20-20 है। यूएसए, ब्राजील, रशिया, यूके, यहां पर समान रखा गया है, मतलब 18 वर्ष लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। मलेशिया में ये उम्र लड़कियों के लिए 16 और लड़कों के लिए 18 है। ईरान में लड़कों की एज तो 13 साल स्पेसिफाई कर दी गई है, लड़कियों का कुछ बताया नहीं गया है। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ईरान में चाइल्ड मैरिज मोर और लेस अलाउड है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के बारे में है। यूनियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में एक ट्रीटी को अप्रूव किया है जो क्रिमिनल मैटर्स में भारत और पोलैंड के बीच में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की बात करता है। मैकेनिज्म क्या है? जैसे मान लीजिए भारत का कोई अपराधी पोलैंड चला जाता है, पोलैंड का कोई अपराधी भारत में आ जाता है, वो कहीं निकल के भाग ना जाए, इसके लिए जरूरी है कि दोनों देशों के बीच में एक कोऑपरेशन हो, ताकि हम क्राइम को प्रिवेंट कर सकें, सप्रेस कर सकें, बढ़िया इन्वेस्टिगेशन कर सकें और क्राइम को प्रोसिक्यूट भी कर सकें। इसके लिए जरूरी होता है कोऑपरेशन। ठीक है, पोलैंड की लोकेशन देखिए, ये है यूरोप में आपको यहां मिलेगा पोलैंड। पड़ोसी देश आप देख पा रहे होंगे यहां पर, ये जर्मनी है, ये चेक रिपब्लिक है, ये स्लोवेकिया है, ये यूक्रेन है, बेलारूस है, लिथुआनिया है। रशिया का एक छोटा सा हिस्सा यहां पर आता है जो कि मेनलैंड रशिया से अलग है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंडिया की ओर से कोऑर्डिनेट करेगा सेंट्रल अथॉरिटी के तौर पे। यहां पर जो भी रिक्वेस्ट वगैरह हैं, मान लीजिए पोलैंड से आती है और या फिर इंडिया से पोलैंड में जाती है, तो उन्हें ट्रांसमिट किया जाएगा इंडिया की ओर से होम मिनिस्ट्री के जरिए। म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज जो होती हैं वो बायलैटरल ट्रीटीज होती हैं जो दो देशों के बीच में होती हैं, ताकि क्रिमिनल इश्यूज को अच्छे से हैंडल किया जा सके। इन बिटवीन अगर आपको कोई रिक्वेस्ट भेजनी है दूसरे देश के पास तो एक एलआर जाता है। एलआर को कहा जाता है लेटर्स रोगेटरी। लेटर्स रोगेटरी में होता क्या है, इसे देखिए, एक लैटिन वर्ड है रोगेटोरियस, उसी से ये निकला है। ये एक लेटर होता है जो एक देश का कोर्ट दूसरे देश के कोर्ट को भेजता है कि हमें आपकी मदद चाहिए इस क्रिमिनल मैटर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। यूजुअली ये ऐसे देशों को भेजा जाता है जिनके साथ आपका कोई म्यूचुअल ट्रीटी है। किसी ऐसे देश को भी आप भेज सकते हो जो एलआर है जिसके साथ आपकी कोई ट्रीटी नहीं है। आपको उसे आश्वासन देना होता है कि भाई आप हमारे एलआर को रेस्पेक्ट करो और जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसे बढ़िया से करने दो। आपका कोई इशू आएगा, आप हमें एलआर भेजोगे तो हम भी उसे रेस्पेक्ट करेंगे। तो म्यूचुअली ऐसे भी हो जाता है। बाकी कोई ट्रीटी होती है तो काफी आसानी हो जाती है, तब तो एलआर को रेस्पेक्ट किया ही जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनेस्को रेजोल्यूशन 2615 के बारे में है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से यानी कि यूनानिमसली पास कर दिया है इस रेजोल्यूशन को। इसके जरिए तालिबान के ऊपर से कुछ सैंक्शंस कम किए जाएंगे। भला ऐसा क्यों? ताकि अफगानिस्तान के लोगों को कुछ ह्यूमैनिटेरियन एड दिया जा सके। देखिए, तालिबान का रूल डेफिनेटली अफगानिस्तान के लिए डेवास्टेटिंग है, लेकिन इसमें अल्टीमेटली कंट्रोल करने के लिए जो सैंक्शंस लगाए गए हैं वो वहां के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। उन्हें सफर नहीं करना चाहिए, यही सोचकर उन्हें ह्यूमैनिटेरियन एड मिल सके, असिस्टेंस मिल सके, इस रेजोल्यूशन को लाया गया। इस रेजोल्यूशन को लाने की शुरुआत यूएसए ने ही की। इस रेजोल्यूशन को हर 6 महीने पे रिव्यू भी किया जाएगा। फर्दर एक इमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर भी होंगे जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को हर 6 महीने पे बताएंगे कि जो असिस्टेंस अफगानिस्तान को दिया जा रहा है अंडर द रूल ऑफ तालिबान, उसमें कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं, उसके इंप्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत तो नहीं। कॉल्स ऑन द पार्टीज, जिसमें यह कहा गया कि सभी एंटिटीज ह्यूमन राइट को रेस्पेक्ट करें और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ को फॉलो करें। ये सारी बातें यूनेस्को रेजोल्यूशन 2615 के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में है। इजिप्ट को अभी हाल ही में
न्यू डेवलपमेंट बैंक के एक नए मेंबर के रूप में एडमिट किया गया है और इंडिया ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के इस मूव को वेलकम किया है। बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। ये एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, कई सारे देश इसका हिस्सा हैं। इसे इस्टेब्लिश करने की बातचीत ब्रिक्स की 6 समिट में हुई थी, जो 2014 में ब्राज़ील के फोर्टलेज़ा में हुई थी। उसी दौरान इसे इस्टेब्लिश किया गया। यद्यपि इसने 2015 में फुल फ्लेज्ड वे में काम करना शुरू किया और यूपीएससी को इसकी याद आई 2016 में, और उन्होंने 2016 में इस पर एक प्रश्न भी पूछ लिया जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके यहाँ और जो बाकी अंडर सर्व्ड रीजन्स हैं या देश हैं उनके यहाँ इंफ्रा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स को मदद दी जाए इस बैंक के माध्यम से। इसका हेडक्वार्टर चाइना के संघाई में है। इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज भी हैं। इसका पहला रीजनल ऑफिस साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बनाया गया और 2019 में ब्राज़ील के साओ पालो में भी इसका रीजनल ऑफिस बनाया गया, फिर रशिया के मॉस्को में भी। 2018 में इसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का ऑब्जर्वर स्टेटस मिला। अभी जो एंट्री दी गई है इजिप्ट को, जो कि नॉर्थ अफ्रीका की एक कंट्री है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये चौथा मेंबर है जिसको ये जगह दी गई है। इसके पहले बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे ने 2021 के सितंबर में न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन किया था। अभी तक ये लगभग 80 प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर चुके हैं। लगभग $30 बिलियन का लोन दिया जा चुका है न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं मेनली ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा, सोशल इंफ्रा, अर्बन डेवलपमेंट के फील्ड में है। वर्ल्ड बैंक में जहां जिस कंट्री ने जितना कंट्रीब्यूट किया है उनके पास उतना वोटिंग शेयर होता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक में ऐसा नहीं है। एनडीबी में हर कंट्री के पास एक वोट होता है और किसी के पास वीटो पावर नहीं होती। ब्रिक्स नेशंस ने सीआरए भी साइन किया था 2014 में। सीआरए का मतलब है कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। अगर किसी देश में बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आ जाती है तो कुछ समय के लिए उन्हें लिक्विडिटी सपोर्ट भी दिया जाएगा। यहाँ पर न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा बिल्कुल आईएमएफ की तर्ज पे ही, इस लिहाज से वो आईएमएफ को रिप्लेस करने की कोशिश भी जरूर कर रहे हैं। 2016 में जो प्रश्न यूपीएससी ने पूछा वो ये था कि न्यू डेवलपमेंट बैंक को एपिक के द्वारा स्टैब्लिश किया गया है और इसका हेडक्वार्टर संघाई में है। तो ये तो सही है, लेकिन ये एपिक का इनिशिएटिव नहीं है, ये इनिशिएटिव है ब्रिक्स कंट्रीज का। तो केवल 2 ही इसका सही आंसर है बी। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।